नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। महाकुंभ में अंतिम स्नान 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि पर होगा, जब संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। बता दें कि प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों में खासा उत्साह है और सुरक्षा के तहत बैरिकेडिंग, डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई है। महाकुंभ 2025 में जहां आखिरी और अंतिम महाशिवरात्रि स्नान पर्व में महज एक दिन बचे हैं और उससे पहले हम इस समय खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर में, जहां पूरी तरह से महाशिवरात्रि की तैयारी की जा रही है। यहां पर डॉग स्क्वाड के लोग भी हैं, जहां पर वे सर्च कर रहे हैं। यहां पर पूरी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है और जो श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के बाद वे सीधा मनकामेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं और भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की किस तरह से भीड़ है, किस तरह से अभिषेक कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये नज़ारा है मनकामेश्वर मंदिर का। और मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में साथ ही कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और साथ ही ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ वे यहाँ पर जिस तरह से पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। और हम बात करेंगे मनकामेश्वर मंदिर के जो महंत हैं धरानंदचार्य महाराज जी से कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई और किस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं और साथ ही किस तरह से जो शिवरात्रि का स्नान पर्व है उस पर क्या खास होगा। और यहाँ पर ये यमुना किनारे मनकामेश्वर मंदिर है और क्या मान्यताएं हैं हम ये भी जानेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है। किस तरह से महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, क्या तैयारियां की गई और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर? आप जिस स्थान पे हैं ये श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है और पुराणों में जो इनका उल्लेख मिलता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम आए थे, उन्होंने स्नान करने के बाद सीता जी सहित भगवान मनोकामेश्वर का पूजन अर्चन किया था। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक पूजन करता है, निश्चित रूप से उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। महाराज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाशिवरात्रि का आ रहा है पर्व और साथ ही महाकुंभ 2025 का जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ है और कॉरिडोर का काम अभी भी चल रहा है, तो इसमें एक बड़ी चुनौती हुई क्योंकि मंदिर में वैसे ही भीड़ होती है। और क्या खास इंतजाम होंगे इस बार, क्या तैयारियां की गई हैं? इस मंदिर से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है और वो निश्चित रूप से सावन हो या शिवरात्रि हो, वह लोग जरूर आते हैं कि भगवान को जल अर्पित करें और उनको प्रणाम करें। ऐसा शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे कि यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत से कार्य अभी रह गए हैं। उसके कारण थोड़ी दिक्कत तो है, पर यह है कि प्रशासन ने व्यवस्था की है कि उनको सकुशल मनकामेश्वर मंदिर में जो है भगवान के दर्शन कराए जाएं और दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकाला जाए। इसके लिए बैरिकेटिंग की गई है प्रशासन के द्वारा और भी शौचालय हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से भगवान सब जो भी उनके श्रद्धालु हैं उनको सकुशल लाएंगे और यहाँ से सकुशल वो दर्शन करके निकल सकेंगे। ठीक है। देखिए, लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ होगी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगी और श्रद्धालु पूरी तरह से आतुर है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लगातार लोगों की भीड़ आ रही है और लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर महाशिवरात्रि पर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वे भोले बाबा के दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे और साथ ही पुलिस के द्वारा जो तैयारी की गई है, बैरिकेटिंग की जाएगी, एकल रास्ता होगा और साथ ही यहाँ पर शौचालय और अन्य चीज़ सुरक्षा की तैयारियां हैं। साथ ही यहाँ पर जो CISF है, BSF है और ATS है, NSG के कमांडो कुंभ में पहले से ही तैनात है, तो ये सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर भी होने हैं। और साथ ही जो डॉग स्क्वाड है अभी से पहुँच यहाँ पर सर्च कर रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम अभी से किए गए हैं कि अब की महाशिवरात्रि को एक दिन शेष है और भगवान राम ने जिस तरह से त्रेता युग में यहाँ अभिषेक किया था, इसलिए इस मंदिर की और भी खास मान्यता है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष कश्यप के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के समस्तपुर न्योराज गांव में भू आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान पर अपात्रों के चयन और रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। बता दें कि महात्मा टिकैत संगठन के पदाधिकारियों ने मामले में जांच की मांग की है। देखिए रिपोर्ट।
भू आवंटन के नाम पर ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का आरोप। ग्रामीणों ने किसान संगठन के पदाधिकारियों से की शिकायत, लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम समस्तपुर न्यूराज का है, जहां पर समस्तपुर न्यूराज गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने महात्मा टिकैत किसान संगठन के तहसील अध्यक्ष पी निकेतन कठेरिया व ब्लॉक अध्यक्ष रजवीर यादव से शिकायत करते हुए बताया कि गांव के कई लोगों के आपातों को पट्टा कर दिया, जिसमें ग्राम प्रधान सतवंत यादव उर्फ दीपू यादव के द्वारा पैसे लिए गए हैं। पूरे मामले को लेकर किसान संगठन के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन तहसील के बाहर किया, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी संबोधित एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात को रखते हुए कहा कि ग्राम प्रधान के द्वारा आपातों को पट्टा किया जा रहा है, जिसमें भू आवंटन के नाम पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का खेल सामने आ रहा है, जिसकी जांच कराकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि समस्तपुर न्यूराज के एक मामला पहले भी आ चुका, जिसमें ग्रामीण ने शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया ग्राम प्रधान पर 20 बीघा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। संबंधित मामले पर अधिकारियों ने जांच में निलंबन की कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया था। वहीं पर आरआई पर जांच की प्रक्रिया अभी चालू है। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान के साथ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हालांकि पूरे मामले पर जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और कब हकीकत सामने आती है, या इसी तरीके से रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में भू आवंटन के नाम पर ग्राम प्रधान पैसे का खेल खेलते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। प्रयागराज महाकुंभ 2025 महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में उमड़ पड़ी है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से मुस्तैद हैं। इस कड़ी में गोरखपुर एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर अंतिम स्नान यानी कि महाशिवरात्रि को 26 फरवरी को होना है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चलें कि नेपाल और बिहार से तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और बाकायदे प्रयागराज जाने के लिए यहाँ पे बाकायदे जो है जीआरपी पुलिस पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे तमाम जीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं और बाकायदे लाइन में लगा रहे हैं। जितने यात्रियों हो सबको असुविधा ना हो इसको पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अंतिम स्नान है यानी कि महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है उसको लेकर स्वयं यहाँ पे एसपी जीआरपी यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं और खुद जो है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकायदे उन जो है आप देखेंगे यहाँ पे तस्वीरों में कि एसपी जीआरपी खुद स्वयं यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको कोई असुविधा ना हो उसको लेकर जो है बाकायदे जो है वो स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो है जो श्रद्धालु हैं बाकायदे यहाँ पे उनको जो है सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे देखेंगे जीआरपी पुलिस मुस्तैद है और बाकायदे उनकी सेवा में यहाँ पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पुलिस व्यवस्था है यानी कि जीआरपी पुलिस है उसको लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुदृढ़ कर रखा है। और आपको बताते चले कि अंतिम स्नान जो है 26 फरवरी को है, इसको लेकर अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे आपसे एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा से। और आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकायदे जो है पूरी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे लगी हुई है और श्रद्धालुओं को लेकर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से तमाम यहाँ पे जीआरपी की पुलिस लगी हुई है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। और बताते चले आपको कि तमाम श्रद्धालु गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ बात करेंगे हमारे साथ एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा है और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से जो है। सर क्या कहेंगे, अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि को लेकर और पूरी तरीके से खचाखच भीड़ भरी हुई है गोरखपुर स्टेशन पे। देखिए अभी जो 26 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही, महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा और उससे पहले 2 दिन हमारे काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जैसे आज का दिन 24 तारीख और 25 का दिन, क्योंकि इस दिन जो शेष रह गए जो स्नान नहीं कर पाए वो लोग जाएंगे। उनको ध्यान में रखते हुए हमने सुरक्षा का काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रबंध किया है। हमारे रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी साथ हैं, उसके अलावा आरपीएफ के हमारे जवान और उनके अधिकारी गण साथ हैं। उसके अलावा जीआरपी के लोग भी हम
जो है हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है, जनपदीय पुलिस से हमें बराबर सहयोग मिल रहा है और फोर्स का प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि हमने फोर्स को सिर्फ एक जगह ही लगाया प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे मेन एंट्री गेट है, होल्डिंग एरियाज है, सर्कुलेटिंग एरियाज है, उसके अलावा आप देखोगे बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई है। बैरिकेडिंग का लगाने का उद्देश्य यही है कि एकदम अगर एक्सेसिव क्राउड आ जाए तो पूरा स्टेशन पे ना पहुंच जाए। स्टेशन पे कई बार क्राउड पहुंच जाता है तो कई बार ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में उनमें आपस में भगदड़ मचने की संभावना होती है। उस भगदड़ की संभावना को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमने सिर्फ उतने ही यात्री प्लेटफॉर्म पे लेते हैं जितना प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है, और उसको बाई ट्रेन उसको हम रवाना करने के बाद जो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है तो हमारे होल्डिंग एरिया में जो यात्रीगण रुके हुए हैं उनको अंदर लिया जाता है। बताया जाता है सर, प्रयागराज के बाद गोरखपुर ही एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बिहार से और नेपाल से तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं जी। तो क्या कहेंगे, इसको लेकर जो है एक व्यापक प्रबंध करना पड़ रहा है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, प्रयागराज के बाद अगर आप देखें रेलवे पे प्रेशर सबसे ज़्यादा गोरखपुर अनुभाग में, स्पेशली गोरखपुर जंक्शन पे ज़्यादा है। और हमारे यहाँ बिहार से, नेपाल से, उसके अलावा यहाँ के आसपास के जनपदों से श्रद्धालुगण महाकुंभ जा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा की सुगमता के लिए और किसी प्रकार को उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से प्रबंध कर रहे हैं। पुलिस चौकियां भी सुने कि काफी बनाया गया है, अस्थायी और अस्थायी तौर पर। जी, हमने पुराने जितने भी हमारे कुंभ हुए 2013 के, 19 के, उसको भी हमने ध्यान में रखा, उसकी भीड़ को भी, और हमें उम्मीद थी कि इस बार कुंभ में ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही उन स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर हमारे थाने नहीं थे, जहाँ पर हमारी चौकियाँ नहीं थी। तो उन स्टेशंस को आइडेंटिफाई करके हमने करीब 20 अस्थायी चौकियाँ हमने बनाई और उन पे हमने प्रॉपर तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। उसके अलावा हमारे जो व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, जैसे गोरखपुर है, भटनी है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, बनारस सिटी है, उसके अलावा गोंडा है, बस्ती है, आजमगढ़ है, महाराजगंज है, उसके अलावा बहराइच है। तो वहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस तरह से किया है कि हर वक्त फोर्स प्रॉपर संख्या में उपलब्ध रहे और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ट्रेन आती है तो हर गेट पर हमारा एक जवान खड़ा हो जाता है ताकि यात्रियों को अंदर अच्छे से बैठाया जा सके। क्या कहेंगे सर, अंतिम दौर है और श्रद्धालुओं को कुछ विशेष मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुगणों को, मैं यही कहूँगा कि ट्रेन, सरकार ने खूब सारी ट्रेनें चलाई हैं और चढ़ने में हड़बड़ी ना करें। अगर आपको मान लीजिए अगर आप एक ट्रेन में बैठने से चूक गए हैं तो इस निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें आप बैठ सकते हैं। ये ज़िंदगी पहले है हमारी, तो कोई किसी प्रकार की हड़बड़ी ना करें। आपकी फैमिली का भी ध्यान रखें और रास्ते के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति का कुछ खाना पीना ना खाएं और अपना जो सामान आप अपने साथ ले जा रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहें। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये थे एसपी जीआरपी संदीप कुमार मीणा और इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से सतर्कता करना है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से रेलवे प्रशासन ने जो है जीआरपी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने आप देखा पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए जीआरपी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन था, जहां सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस पर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आइए सुनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। सर, जो विपक्ष मांग करता है कि सदन को लंबा चलाया जाए, जनता की समस्याएं उठाई जाएं, वही सदन चलाने में विपक्ष बाधक बन रहा है, तो उसका जवाब तो जनता देगी, क्योंकि सदन जनता की है, जनता की आवाज़, जनता का भविष्य है, प्रदेश का सुरक्षा, प्रदेश का भविष्य, तो जनता उसका तो इलेक्शन में जवाब देती है। ये हंगामे का भेंट तो उन्होंने इस सदन को नहीं चढ़ाया, बल्कि अपने ही विधायकों की आवाज़ बंद किया है। जो 10-12 विधायक बोलते, देश की, प्रदेश की आवाज़ आती, प्रदेश की आवाज़ उठती, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि और सुधार होता, तो उदाहरण विपक्ष का विरोध करना स्वभाव है, विरोध करें, उनके लिए विरोधी दल के नेता ही कहे जाते हैं, विरोध करना उनका काम है, लेकिन विरोध करें, लेकिन हंगामा करके सदन न रोकें, क्योंकि चर्चा चलते ही, चर्चा में ही लोगों के जो है खर्चे आते हैं, तो जनता का खर्चा चर्चा के बाद ही पहुंचेगा, इसलिए जनता का चर्चा हमेशा होता रहा। जनता विधायक को चुन के भेजती, आज अध्यक्ष जी नाम ले रहे थे विधायकों का,
कि अपना सवाल करो, वो कह रहे थे नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस जनता की उम्मीदों पे पानी फिर रहा है? वो तो जनता इंतजार कर रहे हैं ना कि हमारी आवाज़ बन के क्या बोल ही नहीं रहा है। तो बोली बंद करने के लिए तो जब बटन दबाएंगे तो बोलेगा, बटन नहीं छुएंगे तो नहीं बोलेगा। ये तो पूरा लोकतंत्र का परिभाषा है कि बटन छू के भेजेंगे तो बोलेगा और नहीं बोलेगा तो बटन नहीं छुएंगे, जो बोलेगा फिर बटन छुएंगे। तो इसीलिए तो विपक्ष खत्म होता जा रहा है ना, कांग्रेस सपा बसपा, इसीलिए कि जनता को आधा किया, जनता की आवाज़ यहाँ नहीं बनते। आज के दिन में विपक्ष के विरोध करने से सुधार होता है, कुछ कमियां होती है। हमारे क्या नाम संसदीय दल के नेता तुरंत कह देते नहीं हम इसमें सुधार करते हैं। अध्यक्ष जी खुद कहते हैं भाई देखो विपक्ष से आवाज़ आई है, इसको सही जवाब दे दीजिए, नहीं है तो करके दीजिए। तो बहुत ढेर सारे काम जब आवाज़ उठती है तभी होती है। जनता की आवाज़ बन के आए तो जनता की आवाज़ बने रही है, बल्कि आवाज़ गायब न हुई है, ये हमारा कहना है। विपक्ष कह रहा अब जिन तक माफी मांगी नहीं डिप्टी सीएम तब तक सदन नहीं चलने देंगे। सब हो जाएगा, सब मिल जाएंगे, सब क्या हमारे विपक्ष का आरोप लगाना कि महापुरुषों का विरोध मतलब अपमान करती है हमारी एनडीए, तो गलत है। सम्मान सबका करती, सबसे ज़्यादा सम्मान हमारी सरकार ने सभी महापुरुषों किया, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में रहे हों। इससे कोई मतलब नहीं, अच्छे कृत किए हैं तो उनको सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। अपमान तो इन लोगों ने किया है। संविधान में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का चाहे मूर्ति तोड़ रहा, चाहे नाम बदलना, तमाम रहा इनके हाथों से। और नहीं, संविधान की जो आत्मा है, जो निचले पावदान पर विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसमें 66 समूह है। 66 समूह में एक समूह का विकास हो गया, बाकी 65 का विनाश हो गया। क्या उनको 65 का लूटने के लिए लोग आए थे? तो ये कौन देगा? क्यों नहीं आवाज़ बने? आज के दिन में अगर असली में अम्बेडकर का आवाज़ उठाते हैं और अम्बेडकर बात कहते हैं कि संविधान में है, तो दिल्ली में गए हुई है उनकी सरकार 43 सीट कर, और जाके वहाँ निषादों की आवाज़ उठाए, बाकी 66 समूहों की आवाज़ उठाए कि 66 समूहों का आवाज़ बनना चाहिए, बाकी 9% पिछड़ा से निकल जाए, क्योंकि उन्होंने खुद ओबीसी से केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को निकाला है। तो जब हमें ओबीसी से निकाल दिया है तो ओबीसी से कोटा भी निकालें और उसे एससी में जुड़वा दें, कोई विरोध भी नहीं करेगा, और सदन में उसको कार्रवाई करा लें, कम से कम। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं मंदिर में जाता हूं तो मंदिर धुलवाया जाता है, मैंने गंगा जी में नहा लिया है, अब कैसे धुलवाएंगे गंगा जी को? मैं तो एक सलाह दूंगा राजनेताओं को, धर्म ये धार्मिक देश है, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले, ईसाई धर्म के मानने वाले, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने, ये धार्मिक बातें राजनीतिक व्यक्तियों के मुंह से, क्योंकि आस्थावान लोग ही वोट हैं। अगर आस्था पर चोट करते हैं तो वोट पर चोट करते हैं, और वोट का चोट बाद में अपने ही लगता है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी की वजह से आप विपक्ष है, इसे बचना चाहिए। बल्कि जो समय मिले मीडिया को, वो समय सदुपयोग करें कि मेरे समय में मैंने अच्छे कार्य किया है, इसकी सराहना करिए, जनता देखे। कम से कम अपने कार्यों को दिखाई नहीं रहे तो पता चला कि दूसरे तरफ जनता का ध्यान मुड़ गया। तो जब अपने कार्यों को नहीं दिखाएंगे तो जनता आपको क्यों पसंद करेगी? बयानबाजी से थोड़ी पसंद करेगी। तो मैं तो उम्मीद रखता हूं कि ये लोग समय मिले तो हर पार्टी अपने समय में अच्छा कार्य किया होगा, कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा। तो जो अच्छे कार्य है वो जनता में प्रचार करें, जिसे जनता ने माना। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। संजय निषाद थे, कैबिनेट मंत्री हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आस्था पर चोट करता है तो वो चोट उसके वोट पर लगती है, और जब चुनाव होता है तब उसका परिणाम सामने होता है। कैप्टन रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के विधानसभा सत्र के दौरान दिवंगत मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर सदन में जोरों शोरों से हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम के इस बयान पर गुस्साए समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर के साथ खास बातचीत की। देखिए। विधानसभा सत्र को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। वजह थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके एक बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। हमारे साथ रागिनी सोनकर जी हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी की। बड़ा हंगामा हुआ और सदन के अंदर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो हंगामा करके सदन को चलने नहीं देते। देखिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि एक ही विभाग के मंत्री उन्हीं के सवालों पे, उन्हीं के चर्चाओं पे हर बार इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है विधानसभा में। इससे पहले के भी सत्र में अगर आपको याद होगा कि जिस समय झांसी का मुद्दा था, इतना ज्वलनशील मुद्दा था कि जो नवजात बच्चे थे वो वहाँ झुलस के मर गए थे, जब उस पर भी बात हुई थी तो मंत्री जी के द्वारा कुछ इस प्रकार की टिप्पणियाँ की गई कि पूरा का पूरा विपक्ष उठ करके वेल में आया। आज भी
प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनका विभाग बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के जान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ विभाग है। जब आयुष्मान भारत के मुद्दे पे वहाँ पे बात रखी, समरपाल जी ने ये कहा कि एक आयुष्मान भारत पे पंजीकृत व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक अस्पताल उसकी बॉडी नहीं देता और 25,000 रुपये की मांग करता है। ऐसे मुद्दे पे आप सारी बातों को भटका करके, अपने विभाग से रिलेटेड सारे मैटर्स को भटका करके आप ये लेकर के चले जाते हैं कि आपके नेताजी ने किस बात पे क्या टिप्पणी की थी कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। आपको सर्वप्रथम कि आपको अपने स्वास्थ्य विभाग की गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको जो व्यक्ति आज हैं भी नहीं, जो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि जिन्हें राष्ट्र लेवल पे पुरस्कृत किया गया, आप उनके बारे में सदन में बेफुजूली के कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली ये एजेंडा है कि आप नहीं चाहते कि आपसे विभाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर मिले या जनता को किसी भी तरीके से उसका बेनिफिट मिल सके। हाँ, ये भी चाहता है कि चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या उनके विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, सब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को टारगेट करते हैं। देखिए, आज भी मैंने बहुत ही क्लियरली उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि महिलाओं का जो योगदान है स्पेशली स्वास्थ्य विभाग में, उसको किसी एस्पेक्ट पे नकारा नहीं जा सकता है। जिस समय इस पूरे देश में और विश्व में कोविड की महामारी थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बनी है आशा बहनें। आशा वर्कर्स के मानदेय की बात की गई, संगिनियों के मानदेय की बात की, और वो वहाँ कहते हैं कि आप लोग इस तरीके के मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि आप लोग कल को अखबारों में छपे। तो इनडायरेक्टली वो अपने जो विभाग हैं उसके कार्यों से छिपने के लिए कभी मीडिया पे प्रहार करते हैं, कभी विपक्ष पे प्रहार करते हैं। क्या मीडिया में छपना या न्यूज में आना कोई गलत बात है? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमेशा से खूबी रही है कि चाहे गलत हो या सही, चाहे मांग हो या फिर डिनायल, वो सारी चीजें अखबार में छपनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में आ सके। इस पे आपको ये बताना कि अरे आप तो छपास हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, वो खुद छपने के लिए करते हैं ताकि वो अगले दिन न्यूज की सुर्खियों में रहें और बिना कुछ किए न्यूज की सुर्खियों में रहें। आखिरी सवाल ये भी है कि महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि वहाँ की जो पानी है वो नहाने योग्य नहीं है, उसको लेकर यहाँ सदन में भी बातचीत हुई। ये चर्चा आगे और चलेगी सदन में? देखिए, एशरेशिया कोलाई, ई कोलाई जो होता है वो आपका जो है माप करता है द बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन, जिसकी वजह से वो फिट है या अनफिट है। उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ और आई एम नॉट क्लियर अबाउट द वायरसेस, बट इस तरीके के ग्रोथ्स वहाँ पे पाए गए हैं, जिसकी वजह से स्पेशली वहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे देश के कोने कोने से वृद्ध महिलाएं और पुरुष आ रहे हैं उस एज ग्रुप के, दोज आर ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शन। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आस्था ही क्यों ना हो लेकिन उनका स्वास्थ्य अगर बिगड़ सकता है, तो ये प्रदेश की जिम्मेदारी है कि उसमें रोक लगाई जाए और उन लोगों को वहीं पे रोक दिया जाए। एक एज ग्रुप भी डिसाइड कर दी जाए। अगर पानी वाकई में इतना संक्रमित हो चुका है जिसके कि बहुत सारे लैब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी किया जा रहा है सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा फिट करने के लिए, तो इस पे मैं यही चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति आस्था के साथ खिलवाड़ ना करते हुए, राजनीति ना करते हुए लोगों की जान बचाए, और जो इससे संक्रमित होकर के आगे जाकर के बहुत बीमार पड़ सकते हैं, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश करें। सड़क हादसे हुए आज 2 जिलों में, इसके अलावा भी लगातार देखा जा रहा है कुंभ से आने और जाने वाले लोगों की सड़क हादसों में मौतें हो रही हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाया था, इसको लेकर सदन में बात। देखिए, बजट जो रहा आपका 8,08,000 करोड़ का बजट, इतना बड़ा बजट की बात कर रहे हैं, और उस बजट के जो मेन हाइलाइट्स हैं उसमें आपका जो है रोड्स है। लेकिन अगर हम पीडब्ल्यूडी विभाग का आंकड़ा देखें तो पिछला बजट वो कम्प्लीटली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई है, और साथ ही साथ जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, हम अगर एक्सप्रेसवेज की बात करें, अगर आप आगरा एक्सप्रेसवे को कंपेयर करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, उसके मीडियन से लेकर के इंडियन कांग्रेस रोड ने जो मानक तैयार किए थे उससे बिल्कुल गिरा करके उस रोड को बनाया गया है। जब इस तरीके के रोड के कंस्ट्रक्शन होंगे, मरम्मत नहीं होगी, रिपेयर के पैसे घोटाले में चले जाएंगे, तो आए दिन ये स्थितियां आना तो लाजमी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रागिनी सोनकर हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी की। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की और कहा है कि आने वाले समय में, यानी कि जब सत्र चल रहा होगा उस दौरान सड़क हादसों को लेकर भी चर्चा होगी, और कुंभ में पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जो कुंभ में लोग आ रहे हैं और जाने वाले हादसे में मौत का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे मुद्दे भी सदन की चर्चा बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा, या फिर इस तरह से टिप्पणियां करके सदन का बहिष्कार चलता रहेगा, ये भी आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। रायबरेली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद, दर्जन से अधिक दबंगों ने किया जानलेवा हमला, 5 लोग चोटिल। आगरा में किसानों की समस्या को लेकर सांसद राजकुमार चारने की बैठक, जिलाधिकारी और कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद।
बुलंदशहर में बच्चे को पेपर दिलाने आई पत्नी और उसके प्रेमी पर पति ने चलाई गोली। आरोपियों ने की कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से महिला और प्रेमी गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में शुरू हुई हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने किए कड़े इंतजाम। सेंटर पर नकल हुई तो जेल जाएंगे संबंधित अधिकारी। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ 6 मार्च को होगी सुनवाई। अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 8वीं के छात्र की मृत्यु। विद्यालय में पेट दर्द और उल्टी आने से हुई मौत। बांदा में बीजेपी नेता ने की खुलेआम फायरिंग। पार्क में कब्जा करने को लेकर की फायरिंग। अमेठी में महिलाओं ने राशन वितरण दुकान पर डाला डेला। ग्रामीणों ने पूरा राशन न देने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान के दौरान 2 छात्र डूबे। सूचना से परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस। बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पार्क बनाने को लेकर किया निरीक्षण। लंबे समय से चल रही थी मांग। बहराइच में कैदी दे रहा हाई स्कूल की परीक्षा। हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है कैदी। आगरा में लूट का मामला। बदमाशों ने दिन दिहाड़े छीना महिला का पर्स। ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचा, दूसरा फरार। आगरा में पुलिस को मिली सफलता। घर में घुसकर लूट करने वाले अभियुक्त को दबोचा। डीसीपी सिटी ने जिला मुख्यालय कार्यालय पर किया खुलासा। मुजफ्फरनगर में बिना रजिस्ट्रेशन रिक्शाओं की धरपकड़ शुरू। ट्रैफिक विभाग ने सैकड़ों अवैध संचालित ई रिक्शाओं को पकड़ा। अमेठी में पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। 22 बाइकें 7 अंतर जातीय वाहन चोर गिरफ्तार। फतेहपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सकुशल संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। नोएडा में पुलिस को मिली सफलता। मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल बरामद। अलीगढ़ में टावर कर्मचारी को सपा नेता के भतीजे ने की मारपीट। टावर कर्मचारी ने अतिरिक्त डीजल मांगने के साथ लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कर्मचारी ने ली रिश्वत। वीडियो वायरल। अलीगढ़ में घर में महिला ने की आत्महत्या। शव लटकते देख इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में दबंगों की दबंगई। मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूमाफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। भूमाफियाओं के खिलाफ एसडीएम और प्रशासन को ज्ञापन। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरित की। कौशाम्बी में पुलिस को मिली सफलता। 25,000 का इनामी बाइक चोर गैंग का हुआ भंडाफोड़। कब्जे से 2 बाइक बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।